आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपलएससी पेट एग्जाम 2021 24 अगस्त को जो पहला पेपर हुआ था, पेट इतिहास का पहला पेपर हुआ था, उसका अरिथमेटिक सेक्शन में कवर कराने जा रहा हूं। कल के आपने लाइव सेशन में देखा होगा कि उसी 24 अगस्त के पहले शिफ्ट की कंप्लीट डीआई मैंने लाइव कराया था और मैंने आपको अपडेट किया था कि अरिथमेटिक वाला सेक्शन मैं आपको आज की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा और आज आप इसकी पूरी एनालिसिस देखिए। हम लोग जब पेट एग्जाम की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुतों को जो समस्या सबसे ज्यादा लोगों को इस समय दिख रही हो डीआई में दिख रही है। मतलब उन लोगों का ये है कि हम डीआई ज्यादा फोकस्ड हो जाए, डीआई अच्छा कर ले, वो 20 नंबर हमको मिल जाए। लेकिन उन 20 नंबर तो ठीक है, उसको तैयार करना जरूरी है, इन 5 नंबर को भी आप लोग फोकस्ड रखिए। ये 5 नंबर भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दें, इसलिए इनके ट्रेंड को जानना, इनके पैटर्न। और सबसे अच्छी बात है कि आप जब से लगातार शिफ्ट देखेंगे और ईयर बाय ईयर जो चेंज देखेंगे, उसमें आपको पैटर्न में बहुत बदलाव नहीं दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन का टर्म, नेचर और उसके थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो बढ़ी है, इसलिए पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है कि जो जो टॉपिक आपको जैसे दिया हुआ है उसमें पाठ्यक्रम में, उन्हीं टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ 2021। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेट एग्जाम 24 अगस्त को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसका अरिथमेटिक सेक्शन आप लोग फाइनल करिए आज की क्लास में। और देखिए, आपको वही चीज मेंशन किया, मैं 2023 की प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ और लगातार आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हम आज जो पेपर हल कराने जा रहे हैं 2021 शिफ्ट 1 की है। और सच में बताऊं तो ट्रेंड जानना, एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने है और आप में से जितने लोगों ने दिया होगा तो इसको आपने देखा होगा उस समय हल करते हुए। रूट में एक क्वेश्चन मार्क है, डिवाइड बाई 196 है, सामने आपके पास 72 है, बटे 56 है। ये आपका प्रश्न है। अब अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहें, मतलब इसकी जगह पर क्या होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। समझना, जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए। जैसे आपको पता है, अगर मान लो हम इसकी जगह x रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, x, तो हमें इसका भी वर्गमूल निकालना है और इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल बेसिकली, जैसे इसका वर्गमूल सोचिए क्या होता है, 14 होता है, और इसका वर्गमूल मतलब सीधा सीधा रूट x होता है। मतलब वो सही में रूट x ही है लिखा है ना। बराबर आपके सामने क्या है, 72 है और कितना है, 56 है। बहुत ध्यान से देखिएगा तभी कंफर्म होता है, नहीं छोटी सी कंफ्यूजन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा देगी। हमको 14 चौके 56 दिख रहा है, कंफर्म है। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 कितना हो जाएगा, 4 18 चौके 72 होता है, 18 हो गया। मतलब ये रूट x का मान कितना है भाई, 18 है रूट x का मान। और आपसे इसके अंदर की वैल्यू, अर्थात क्वेश्चन मार्क ही पूछा है कि इसके अंदर क्या होगा। हमको रूट x ही पता करना है, मतलब ये सही में जो इसके अंदर का क्वेश्चन मार्क है वो हमको डिफाइन करना है कि उसकी जगह पर क्या होना चाहिए। अब आप देखो, थोड़ा सा रियलाइज भी करिए, सोचिए भी। अगर मान लो मैं यहां पर 18 रख दूं, ध्यान से देखिएगा, और यहां 196 कर दूं, तो क्या आप 196 का वर्गमूल चलो निकाल ले रहे हो, क्या आप 18 का निकाल सकते हो, नहीं। और दूसरी जगह पर यहां पर कैलकुलेट होकर के 72 बटे 56, जैसे आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसको देखिए 4 14 बार हम जैसे देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, 4 14 बार 56 होता है, 4 18 बार 72 होता है, करेक्ट है। मतलब यह साल्व हो के 18 बटे 14 हो, जैसे वर्गमूल हो तो 18 बटे 14 हो जाए। चलो इसका तो ठीक है, इसका भी वर्गमूल 18 हो ना। इसके लिए यहां पर जो हमारा x होना वो 18 का वर्ग होना चाहिए, अर्थात 324 होना चाहिए। मतलब यहां पर जो सोल्यूशन होगा वो 3 to 4 होगा। अब देखो, रख करके वेरीफाई करिए, थोड़ा एनालिसिस अच्छे से करिए, नहीं बहुत लोग 18 भी लगा के चले आएंगे, मैं श्योर कर रहा हूं उत्तर में। अब यहां पर रूट में जाइए, अगर लिख दीजिए 324 और नीचे 196 लिख दीजिए, क्या ये हल होकर के 72 बटे 56 के बराबर या उसके समतुल्य आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। यह 18 होगा और यह क्या होगा, 14 होगा। और यह जो 72 बटे 56 लिखा है 18 बटे 14 के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। इसलिए आपका यह उत्तर 3 to 4 होगा, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का माना जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। गलती इसमें यही होगी कि बहुत लोग 18 लगा के आएंगे, जबकि हमको वहां पर उसकी जगह पर क्या पुट करना है, क्वेश्चन मार्क पे वहां क्या पुट करना है, इसको बताना है। मतलब इस पे एग्जैक्टली हमें क्या रखना है ये देख करके हमको बताना है। वहां हमें 324 रखना है, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल करके बता देना कि उसकी जगह क्या आ जाएगा, साल होके क्या आ जाएगा। तो 324 रखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जैसा आप चाहते वैसा हल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये रूट के क्वेश्चन जो रेशनलाइजेशन बेस्ड होते हैं, परमेयीकरण जिसको कहते हैं, और उसी पर आधारित ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 3 इसके किसके बराबर है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है सीधा सीधा रेशनलाइजेशन बेस्ड होता है, अर्थात परमेयीकरण इसको कहते हैं। परमेयीकरण, परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि आप जैसे लिखे हैं, देखिए रूट 5 माइनस रूट 3, नीचे अपने पास क्या है, रूट 5 प्लस रूट 3। हम क्या करेंगे,
कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट, मतलब इसका कंजुगेट करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट का मतलब साइन बदल देना, जो प्लस है उसको माइनस बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। √5 माइनस √3 करिए, ये ऑलरेडी था यहां पर, और यहां पर भी √5 माइनस √3 करिए। कंफर्म हुआ? अब देखिए ऐसे हो गया, इसी को कहते हैं परमेयीकरण करना, अर्थात नीचे से डिनोमिनेटर से जिसकी परमेयीकरण आप कर रहे हैं वहां से रूट हटाना, उसको अपरमेय से परमेय बनाना। अब देखो a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो इसका अर्थ है कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है। आप सबको पता होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मतलब आप लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो a स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 होगा, माइनस 2 √5 गुणे 3 15 होगा, बटा कितना होगा बोलिए? √5 का वर्ग करेंगे 5 और 3 का करेंगे 3, 5 से 3 निकला 2 हुआ। ऊपर बचा आपके पास देखिए कितना, 8 माइनस 2 √15 बटे 2 है। अब 2 से दोनों को काट सकते हैं या 2 कॉमन कर सकते हैं। जैसे 2 कॉमन करेंगे यहां पर 4 माइनस √15 होगा और बटा कितना होगा 2, 2 2 से कटा तो 4 माइनस √15 है, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आशा करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा आपको। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटता है, उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। रेट 30% घटाया, बिक्री 20% बढ़ गई, सेलिंग बढ़ गई। अब दुकानदार की आय पर उसके व्यय का क्या प्रभाव, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उसके इनकम है, जो उसके प्रॉफिट्स के सेंस में आ रहा है, उस पर क्या उसके इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसको देखना है। यह प्रोसेस कंटिन्यूड प्रोसेस होता है। जैसे एक चीज घट रही है तो उसके रिस्पेक्ट में अगली चीज बढ़ रही है। जैसे कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई खेत हो, खेत की लंबाई बढ़ा रहे तो उसके रिस्पेक्ट में चौड़ाई घटा रहे हैं, या लंबाई मान लो घटा रहे हैं तो चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। जैसे एरिया पर बहुत प्रभाव ना पड़े, हालांकि प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसमें सेम चीज नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा चीज नहीं कर रहे जितना उधर बढ़ा रहे उतना उधर घटा रहे हैं। तो एक कंटिन्यूड प्रोसेस होता है कि एक चीज जिसके रिस्पेक्ट में घट रही है उसी से रिगार्ड एक चीज बढ़ रही है। यह सतत प्रक्रिया होती है। सतत में जैसे कभी किसी चीज में मान लो वृद्धि हुई a% की, दूसरा b% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसके लिए जैसे हम लोग एकदम ट्रेडिशनल सोचे ना तो कुछ ऐसे करा जाता है। ट्रेडिशनली मतलब जैसे हमने कहा कि मान लो उसकी जो टोटल इनकम थी वो 100 थी या सेलिंग 100 थी, उसमें 30% घटा, 30% घटते हुए कितना हो जाएगा बोलिए? 30% घटते हुए 70 हो जाएगा। 70 में 20% बढ़ा, 20% क्या हो रहा है, बढ़ा। तो अगर हम 20% इसका करते हैं तो 84 होता है, 14 होता है, मतलब हम 20% इसको बढ़ा देते हैं। उससे टोटल इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा, यही चीज सतत प्रक्रिया से हमको समझना है। जैसे आप ऐसे सोचिए तो आपको कंफर्म होगा कि मान लो 30 बढ़ा है और 20 घटा है, 30 बढ़ा है और क्या हो रहा है, 20 घटा है। तो हम लोग यहाँ पर 30 यहाँ पर घटा है और 20 यहाँ पर क्या है, बढ़ा है। 20% बढ़ाइए तो 84 होगा, अर्थात 100 से 84 होना मतलब 16 की कमी होना, तो 16% उसकी आय में कमी होगी। इसके लिए हम लोग एक रूल लगा लेते हैं, जब एक वृद्धि होता है, एक कमी होता है, तो a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100 करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन बढ़ रहा है वो पॉजिटिव लिखा जाता है और जो घट रहा है वो नेगेटिव लिखा जाता है। जैसे बढ़ा है 20 तो 20 लिखिए, ठीक है। घटा है 30 माइनस 30 लिखिए, माइनस 20 गुणे 30 बटे 100। यहां पे माइनस 10 हुआ, ये खत्म हुआ, माइनस 6 हुआ, 16% की कमी आई। उत्तर तो चलो 16% घटी ये आया, लेकिन इसका एक तरीका और भी मैं आपको बताता हूं, उससे साल करिए। 30% घटा है, इसको 3/10 करिए। बोलिए कैसे? 30% को नंबर में भिन्न में लिखने के लिए बटे 100 किया जाता है। 20% बढ़ा है तो 1/5 करिए। कैसे करेंगे देखिए, घटा है तो 10 में से 3 निकला 7 हुआ, और बढ़ा है तो 5 में 1 जुड़ा तो 6 हुआ। ये तरीका होता है। 10 पचे कितना हुआ, 50, और 7 छंगे भी हुआ 42। 50 से 42 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है कितना बोलो, 8। किसमें से, 50 में। 8 गुणे 100 बटे आप 50 करिए, 50 दूना 100 होता है, 8 दूना 16 होता है। 16% की कमी हो रही है। तो किसी तरह से कर दीजिए, लेकिन उत्तर आपका 16% घटने का राइट सोल्यूशन बनकर आएगा। तीसरा प्रश्न हल हो गया है। अब आइए चौथे पर। आप लोग 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत कितनी है, 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए, कोच को भी इन्वॉल्व किया जाए, तो औसत 20% बढ़ जाता है। तो कोच की उम्र बताओ। ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जब स्कूल में कुछ बच्चों के औसत दिए हैं क्लास में, टीचर को भी शामिल करने से औसत बढ़ जाए, किसी के शामिल होने से बढ़ जाए, या किसी के निकल जाने से, शामिल होने से घट जाए, दोनों चीजें होती हैं।
जैसे कोई कम मान का व्यक्ति शामिल होगा तो घटेगा, ज्यादा मान का व्यक्ति शामिल होगा तो बढ़ेगा। निकलने से भी सेम प्रोसेस होता है, किसी के निकल जाने से समूह में तब भी औसत बढ़ता है और घटता है। इसको दो तरीके से सोचिए, ट्रेडिशनल सोचिए पहले कि खिलाड़ी की संख्या यहां पर लिखिए और यहां पर औसत लिखिए। ठीक है, बार बार मैंने डीआई में भी आपको बताया है कि औसत का सेंस है, यूज है, और यहां पर भी आपको दिख रहा है। औसत के बारे में इतनी जानकारी रखे रहिए कि अगर किसी समूह में जितने आंकड़े दिए हैं उनका औसत निकालना है तो योग बटे संख्या होता है। तो जरूरत पड़ने पर अगर योग निकालना हो तो औसत गुणे संख्या कर दो, या जैसे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हल करिए। जैसे हमको अगर कभी कुछ लोगों का औसत दिया है तो उनके प्रत्येक मान बताए गए हैं, अगर हम उसको संख्या को औसत से गुणा कर दो तो सभी का योग पता चल जाता है। खिलाड़ी अभी तक 4 थे, औसत था 18.5। कोच को भी इन्वॉल्व किया, व्यक्ति 1 बढ़ा अर्थात संख्या हो गई 5। कह रहा औसत 20% बढ़ा है। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, किसी का भी 10% अगर बनाना है आपको, जैसे मान लो 18.5 है, मैं इसका बोलूं आप 10% क्या होगा, तो भैया 0.1 अंक पे बढ़ा देना होता है। अगर लगा है तो बढ़ा दीजिए, अर्थात यह 1.85 होगा 10%। और 20% करना है, क्योंकि 10 को 20 करना है, तो आप इसको 2 से गुणा कर दें। 20% हो गया, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 1 17, 2 1 2, 3.7 बढ़ेगा। यहां पर कितना बढ़ा? अगर जो 20% की बात की जा रही है वह 3.7 की बात की जा रही है। समझ रहे हैं? वैसे भी एक 18.5 था, 1.85 होता, डबल करिए तो 3.7 होता ही होता। 3.7 बढ़ने से कितना होगा? 7 5 12, 8 3 11, 1 12 और 1 1 2, 22.2 हो जाता है। ट्रेडिशनली करना है तो आप क्या करो कि इनका योग निकाल दो, 4 से इसका गुणा करके योग निकाल दो, 5 से इसको गुणा करके योग निकाल दो, इस योग से इस योग को घटा दो, उत्तर आ जाएगा, कोच की उम्र आ जाएगी। मैं इसका तरीका आपको बताता हूं। जब किसी एक के शामिल होने से औसत बढ़ जाए, औसत पता चला कितना बढ़ा? 3.7। अब आप कुछ भी ले लीजिए, आप अगर नया पुराना औसत ले रहे हैं तो नई संख्या के पास जाइए और नई संख्या में इसको अप्लाई करिए। जो 3.7 आया ना, इसको अप्लाई करिए। 3.7 आया है ना, अप्लाई करिए, कितना होगा? 5 7 35, 5 या 15 तो 17, 17.5 है, इसमें जोड़ दीजिए। 18.5 में 17.5 जोड़ दीजिए तो 18 17 35, एक 36 हो जाएगा। 18 17 क्या होता है? 35। 18.5 में जैसे एक बार फिर से देखिए, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 या 15, 15 3 18 होता है। 17.5 नहीं 18.5 होगा। ऐसे कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा, 18.5 होगा। जोड़िए 18 18, 36 में एक जोड़ेगा 37 होगा। कोच की उम्र कितनी आएगी? 37। जैसे मैंने इधर से किया ना, पुराने औसत से हम नए औसत से भी कर सकते हैं। अब यही चीज आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है कि हम भाई, जैसे मान लो हमने 20% निकाल लिया था, तो जरूरी नहीं था कि इसको लिखना, डायरेक्ट 3.7 लेते, इससे गुणा करते और इसमें जोड़ देते। या तो अगर आपने निकाल ही लिया तो एक वेरिफिकेशन और कर सकते, कभी कभी ए डेटा आसान आता है। नया औसत लेंगे तो पुरानी संख्या के पास जाना होगा और सेम वही वृद्धि जो यहां हुई इसको इसमें लगा दीजिए। देखिए आंसर सेम आएगा। 4 7 28, 4 3 12, 12 2 14, 14.8 इसमें जोड़िए, 14.8, 8 2 10, 4 2 6 1 7 3, 37.0, 37 तब भी उम्र आई। तो दोनों के हिसाब से आप लोग जो है, जो शामिल हो रहा है उसका मान निकाल सकते हैं। कभी कम हो जाए तो सेम चीज यहां पर लगाइए और उसको घटाइए। ठीक है, अगर मान लो किसी को शामिल होने से औसत घट जाता, तो यहां जो वृद्धि हुई थी उस वृद्धि को कमी की तरह रिएक्ट करते तो उसका आंसर भी आ जाता। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे प्रश्नों पर फोकस्ड रहिएगा। ये प्रश्न जो पैटर्न है तो बहुत आसान, लेकिन आ रहा है हर बार। 2 फार्मूले होते हैं जो क्यूबिक पर आधारित होते हैं, बहुत अच्छे। एक तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, जिसके बारे में जान लीजिए। a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अर्थात कभी जरूरत पड़ जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान हमेशा a प्लस बी होता है। सेम उसी तरह से अगर कहीं लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका मान होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। बस इतना फर्क है, देखिए जो माइनस था प्लस हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इधर लाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी होता है। हमको फिलहाल इसकी जरूरत थी दोनों, लेकिन तैयार रखिएगा किसी पर भी प्रश्न बन रहा है हर बार। ठीक है, अब देखो ए क्यूब है बी क्यूब है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है माइनस ए बी है, ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी आंसर आएगा इसमें।
अर्थात 885 है और 115 है। 5 5 10, 8 1 9 10, 8 1 9 1 10, 1000 आंसर आ जाएगा जो आपकी पहले ऑप्शन में दिया गया था। तो मुझे पता चल गया है कि अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये आपकी थी 2021 का पेपर जो पेट का हुआ था 24 अगस्त को, उसके पहले शिफ्ट की कंप्लीट अरिथमेटिक का पार्ट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलाइए, मैच कराइए और एनालिसिस करके पढ़िए। प्रॉपर तैयारी पे हम आ रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जो हुआ है। अब हम प्रॉपर इसी से आपको रिलेट कराएंगे आगे चल करके। अभी 2021 का हमें सेकंड शिफ्ट कवर कराना है और मैं उसको कवर करा के तब नई तैयारियों पे आपके साथ शामिल होता हूँ। तब तक इसको अच्छे से एनालाइज करिए और भटकिए बिल्कुल मत। कंसंट्रेट रहिए, भरोसा रखिए, सब अच्छे से कवर करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको ज्वाइन किए रहिए। मैथ्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसमें मैं आपको शामिल कर सकूं। और अच्छा लगे तो वीडियो को आप दूसरों से भी साझा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये बार बार बोलता हूँ, लेकिन ये आपके लिए जरूरी काम है। जैसे मेरे लिए जो जरूरी काम है आपके लिए मेहनत करना, उसी प्रकार से आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपने टीचर के लिए जो भी अच्छा लगे आप बोले और अप्रिशिएट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी व्यथा भी जरूर दें। अपने विचार, अपने भ्रम, अपने कंफ्यूजन, जो परेशान है उसको डाउट क्लियर करें, मतलब लिखें, उसमें हमसे साझा करें। मेरे से जो भी होगा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। मैं आपको बेहतर सलाह दूंगा। मुलाकात होती है अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।